कहानी शुरू होती है एक जादुई दुनिया से। ओज की जादुई दुनिया में जश्न का माहौल है। ओज के नागरिक उल्लास में झूम रहे हैं। खबर फैल चुकी है, दुष्ट चुड़ैल मर चुकी है। पन्ना शहर से लेकर मंचकिन लैंड तक हर कोई राहत की सांस ले रहा है। तभी आती है जादूगरनी ग्लिंडा, जिसे ग्लिंडा गुड के नाम से जाना जाता है। वह अपने जादुई बुलबुले में नीचे उतरती है। सुनहरी बालों वाली सुंदर और लोकप्रिय ग्लिंडा को देखकर भीड़ उससे पूछती है, क्या यह सच है कि चुड़ैल मर गई? तभी एक छोटी लड़की ग्लिंडा से सबसे चुभने वाला सवाल पूछती है, क्या यह सच है कि आप और वो दुष्ट चुड़ैल कभी दोस्त थे? ग्लिंडा के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा जाती है। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं। वह स्वीकार करती है कि यह सच है और यहीं से कहानी पीछे मुड़ती है। उस समय में जब दुष्ट शब्द का कोई अर्थ नहीं था और एक हरी त्वचा वाली लड़की का जन्म हुआ था। कहानी हमें एल्फबा के जन्म के समय ले जाती है। मंचकिन लैंड के गवर्नर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया सब सन्न रह गए। बच्ची की त्वचा का रंग पन्ना जैसा हरा था। उसके पिता ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। उसने उसे एक अभिशाप माना। एल्फबा का बचपन अकेलेपन और तिरस्कार में बीता। उसकी हरी त्वचा के कारण लोग उससे डरते थे। उसके पिता ने अपना सारा प्यार एल्फबा की छोटी बहन नेसारोज, जो चलने में असमर्थ थी, उस पर न्यौछावर कर दिया। एल्फबा को सिर्फ नेसारोज की देखभाल करने के लिए रखा गया था, लेकिन एल्फबा के अंदर कुछ खास था। जब वह गुस्सा होती या डरती तो उसके आसपास अजीब घटनाएं घटने लगती थीं। यह अनियंत्रित जादू था जिसे वह खुद भी नहीं समझती थी। साल बीतते हैं। एल्फबा अब एक युवती बन चुकी है। वो और उसकी बहन नेसारोज पढ़ाई के लिए शिज यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं, ओज का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित शिक्षण संस्थान। लेकिन शिज में कदम रखते ही एल्फबा का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर वही घूरती आंखें, फिर वही फुसफुसाहटें। देखो, वो हरी है। छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अजीब नजर से देखते हैं, मानो वो इंसान नहीं कोई तमाशा हो। यहीं हमारी मुलाकात होती है गैलिंडा से। गैलिंडा अमीर, लाडली, चमकदार। वो खुद को दुनिया की सबसे खास लड़की मानती है। लोकप्रियता उसकी जरूरत है और शिज में लगभग हर कोई उसे पसंद करता है। वो जहाँ जाती है ध्यान अपने आप उसकी ओर खिंच जाता है। फिर घटनाओं में आता है एक अजीब और चुभने वाला मोड़। एल्फबा के पिता नेसारोज को उपहार में देते हैं सुंदर चांदी के जूते, नए चमकते हुए। लेकिन एल्फबा के हिस्से कुछ भी नहीं आता। जब नेसारोज को एल्फबा से अलग करने की कोशिश की जाती है तो एल्फबा का बरसों से दबा गुस्सा आखिरकार फूट पड़ता है। उसका अनियंत्रित जादू भड़क उठता है। हवा कांपने लगती है, चीजें हिलने लगती हैं। पूरी यूनिवर्सिटी कुछ पलों के लिए थम सी जाती है। इस सब को देख लेती है मैडम मॉरेबल, यूनिवर्सिटी की हेडमिस्ट्रेस और मौसम को नियंत्रित करने वाली शक्तिशाली जादूगरनी। जहाँ बाकी लोग एल्फबा में एक राक्षस देखते हैं, वहीं मैडम मॉरेबल उसकी ताकत को पहचान लेती है। उनकी नजर में एल्फबा कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक प्रतिभा है। वो एल्फबा को अपनी निजी शिष्या बनाने का फैसला करती है और उसे वादा देती है कि एक दिन वो उसे ओज के सबसे बड़े शासक द विज़र्ड से मिलवाएंगी। इसी बीच एक छोटी सी गलतफहमी दोनों लड़कियों की किस्मत आपस में बांध देती है। एल्फबा और गैलिंडा को एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, एक हरी, अकेली और नापसंद की गई, दूसरी चमकदार, लोकप्रिय और सबकी चहेती। ये व्यवस्था दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एल्फबा और गैलिंडा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। गैलिंडा को गुलाबी रंग से प्यार है। वो कपड़ों और जूतों की दीवानी है, हर पल चहकती रहती है और चाहती है कि कमरे में मौजूद हर नज़र उसी पर टिकी रहे। तारीफ उसके लिए हवा जैसी ज़रूरी है, बिना उसके वो खुद को अधूरा महसूस करती है। एल्फबा काले कपड़े पहनती है। वो गंभीर है, कम बोलती है, ज़्यादातर समय किताबों में डूबी रहती है और सामाजिक दिखावे से नफरत करती है। उसे लोगों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती और यही बात गैलिंडा को सबसे ज़्यादा खटकती है। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच जबरदस्त तकरार होती है। गैलिंडा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एल्फबा का मजाक उड़ाती है, उसकी हरी त्वचा और अजीबपन को निशाना बनाती है। वहीं एल्फबा गैलिंडा को एक खोखली छिछोरी लड़की समझती है जो चमक तो दिखाती है लेकिन गहराई से खाली है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वे अपने कमरे को बांटने के लिए फर्श पर एक साफ लकीर तक खींच देती हैं, मानो एक ही कमरे में रहते हुए भी दो अलग दुनिया बना ली हों। इसी बीच एल्फबा की मुलाकात होती है डॉक्टर दिलामंड से। डॉक्टर दिलामंड एक बोलने वाले बकरे हैं और यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। एल्फबा के लिए वो पहले ऐसे इंसान या कहें प्राणी हैं जो उसे उसकी त्वचा के रंग से नहीं उसकी सोच से परखते हैं। डॉक्टर दिलामंड एल्फबा को चेतावनी देते हैं। वो बताते हैं कि ओज में कुछ बहुत गलत हो रहा है। जानवर धीरे धीरे बोलने की शक्ति खो रहे हैं, उन्हें चुप कराया जा रहा है। कोई है जो जानवरों को दबाना चाहता है, उन्हें हाशिए पर धकेल रहा है। ये एल्फबा के लिए पहला संकेत था कि ओज की ये चमकदार रंगीन दुनिया सिर्फ ऊपर से सुंदर है, इसके नीचे कहीं गहरा अंधेरा पल रहा है। कहानी का एक अहम मोड़ तब आता है जब फियरो यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है। वो एक विंकी राजकुमार है, लापरवाह, आकर्षक और पढ़ाई से कोसों दूर भागने वाला। नियम कायदे उसके लिए मजाक हैं और जिंदगी उसके लिए खेल।
गैलिंडा उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है। उसके मन में कोई शक नहीं होता। वो तय कर लेती है कि वही उसका होने वाला पति है, चाहे फियरो को इसमें कोई खास दिलचस्पी हो या नहीं। कुछ ही दिनों बाद एक शाम ओजडास्ट बॉलरूम में भव्य पार्टी का आयोजन होता है। रोशनी, संगीत और हंसी से भरा हुआ एक चमकदार माहौल। गैलिंडा एल्फबा को नीचा दिखाने के इरादे से उसे एक भद्दी काली टोपी थमा देती है। वो झूठी मुस्कान के साथ कहती है कि यही आजकल का नया फैशन है। भोली एल्फबा इसे दोस्ती से दिया गया तोहफा समझ लेती है। उसे शक तक नहीं होता। वो वही टोपी पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है। जैसे ही एल्फबा बॉलरूम में कदम रखती है, सन्नाटा छा जाता है। फिर फुसफुसाहटें, फिर हंसी। सब उसकी ओर इशारा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। एल्फबा डांस फ्लोर के बीचों बीच अकेली खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में उलझन है, दिल में चोट है, लेकिन वो भागती नहीं। वो वहीं खड़ी होकर अजीब सा नाचने लगती है, जैसे दुनिया की परवाह ही ना हो। गैलिंडा ये सब दूर से देख रही होती है। पहले उसे हंसी आती है, लेकिन फिर कुछ बदलता है। उसे अचानक एहसास होता है एल्फबा ने उस टोपी को अपमान नहीं, दोस्ती की निशानी समझा था, और गैलिंडा ने। उसके अंदर अपराध बोध चुभने लगता है। वो आगे बढ़ती है, बिना कुछ कहे एल्फबा के साथ डांस करने लगती है। एक पल के लिए सब चौंक जाते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी छात्र भी जुड़ने लगते हैं। हंसी रुक जाती है, माहौल बदल जाता है। उस रात एल्फबा और गैलिंडा के बीच खड़ी दीवार पहली बार दरकती है। पार्टी के बाद वापस कमरे में आकर वे देर तक बातें करती हैं, बिना तानों के, बिना दिखावे के। गैलिंडा एक फैसला करती है, वो एल्फबा को पॉपुलर बनाएगी। वो उसका मेकओवर करती है, उसे बाल लहराना सिखाती है, लोगों के बीच खुद को संभालना सिखाती है। और एल्फबा, उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद इस दुनिया में कोई उसका अपना भी हो सकता है। अगले ही दिन डॉक्टर दिलामंड की क्लास में अचानक सैनिक घुस आते हैं। बिना किसी सफाई के वे उन्हें पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। पूरा क्लासरूम सन्न रह जाता है। डॉक्टर दिलामंड की आंखों में डर नहीं, बल्कि बेबसी होती है, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये दिन आएगा। उनकी जगह एक नया प्रोफेसर लाया जाता है। वो अपने साथ एक पिंजरे में बंद शेर का बच्चा लेकर आता है। वो छात्रों को सिखाता है कि जानवरों को आज़ाद नहीं होना चाहिए, उन्हें पिंजरे में ही रहना चाहिए, और सबसे बढ़कर उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। एल्फबा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका गुस्सा, उसका डर और उसका दर्द एक साथ भड़क उठता है। उसका जादू फिर से अनियंत्रित हो जाता है। अनजाने में फियरो भी उसका साथ देता है। पहली बार वो सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं रहता। दोनों मिलकर शेर के बच्चे को पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं और उसे जंगल की ओर छोड़ देते हैं, उस जगह जहां वो सच में होना चाहिए था। इस घटना के दौरान एल्फबा और फियरो के बीच एक अनकहा आकर्षण जन्म लेता है। फियरो, जो अब तक सिर्फ मौज मस्ती और दिखावे में जीता था, एल्फबा के साहस और उसकी नैतिकता से गहराई से प्रभावित होता है। लेकिन एल्फबा अपने दिल की आवाज़ को दबा देती है। उसे लगता है कि फियरो गैलिंडा का है, और वैसे भी कोई उसकी तरह की हरी लड़की से प्यार क्यों करेगा। एल्फबा की बढ़ती जादुई शक्ति से प्रभावित होकर मैडम मोरेबल उसे बताती हैं कि जादूगर ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। ये वही पल है जिसका एल्फबा ने हमेशा सपना देखा था। गैलिंडा भी जिद करती है कि वो उसके साथ जाएगी। दोनों लड़कियां ट्रेन में बैठकर पन्ना शहर की ओर निकल पड़ती हैं। हरी चमकती इमारतें, चकाचौंध भरी सड़कों और भव्यता को देखकर वे दंग रह जाती हैं। वे वहां के कल्चर का आनंद लेती हैं, शो देखती हैं और खुद को दुनिया की चोटी पर महसूस करने लगती हैं। आखिरकार वे महल में पहुंचती हैं। जादूगर उनसे मिलता है। वो एक विशाल डरावनी यांत्रिक सिर के पीछे से बोलता है, लेकिन एल्फबा सच्चाई देख लेती है। जादूगर कोई देवता नहीं होता, वो सिर्फ एक साधारण कमजोर सा बूढ़ा आदमी निकलता है। फिर भी वो एल्फबा का स्वागत करता है और उसे अपनी पंख बनने का प्रस्ताव देता है, अपनी ताकत, अपना हथियार। अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो एल्फबा से एक मंत्र का उपयोग करने को कहता है। वो उसे ग्रिमरी, जादू की प्राचीन किताब देता है, जिसे केवल एल्फबा ही पढ़ सकती है। वो उससे कहता है कि वो उसके बंदरों को उड़ने की शक्ति दे। एल्फबा मंत्र पढ़ती है। बंदरों के पंख निकल आते हैं, लेकिन वे खुशी से नहीं, दर्द से चीखते हैं। उनकी चीखें एल्फबा के दिल को चीर देती हैं। उसी पल सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाती है। जादूगर के पास खुद की कोई शक्ति नहीं है। वो केवल एल्फबा की ताकत का इस्तेमाल करके जानवरों को गुलाम बनाना चाहता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। डॉक्टर दिलामंड की चेतावनी सच थी। असल खलनायक कोई टुड़ैल नहीं, बल्कि वही जादूगर है जो ओस के जानवरों से उनकी आवाज़, उनकी आज़ादी और उनका अस्तित्व छीन रहा है। एल्फबा साफ शब्दों में जादूगर को अपनी शक्तियां देने से मना कर देती है। यही सब बदल जाता है। जादूगर और मैडम मोरेबल, जो अब उसकी प्रेस सेक्रेटरी बन चुकी हैं, तुरंत आदेश जारी करते हैं, एल्फबा को पकड़ने का फरमान। पूरे ओज में ऐलान कर दिया जाता है कि एल्फबा एक दुष्ट चुड़ैल है और उसने जादूगर पर हमला किया है। सच को मोड़ दिया जाता है, झूठ को इतिहास बना दिया जाता है। एल्फबा महल की ऊंचाइयों की ओर भागती है, पीछे पीछे गैलिंडा आती है। यहीं इस ऊंचाई पर दोनों सहेलियों के बीच आखिरी और निर्णायक बातचीत होती है। गैलिंडा घबरा कर कहती है, माफी मांग लो, हम अभी भी सब ठीक कर सकते हैं, तुम जो चाहती हो वो पा सकती हो। एल्फबा शांत लेकिन अडिग स्वर में जवाब देती है, अगर महत्वाकांक्षा का मतलब अपनी नैतिकता बेचना है तो मुझे वो नहीं चाहिए। एल्फबा गैलिंडा की ओर हाथ बढ़ाती है, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर ओज को बदल सकते हैं।
एक पल के लिए गैलिंडा हिचकिचाती है। वो एल्फबा से प्यार करती है, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपनी लोकप्रियता, अपना आराम और अपनी सुरक्षा प्यारी है। वो बागी बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। नीचे से सैनिकों के दरवाजा तोड़ने की आवाजें आने लगती हैं। एल्फबा एक झाड़ू उठाती है। उसने अभी अभी जाना है कि वो वस्तुओं को हवा में तैरा सकती है, और अब खुद को भी। वो तय कर चुकी है, अब वो किसी और के नियमों पर नहीं चलेगी। अब वो अपनी सीमाएं खुद तय करेगी। जैसे ही सैनिक अंदर घुसते हैं, एल्फबा की जादुई शक्ति फूट पड़ती है। हवा कांप उठती है, खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं। एल्फबा हवा में ऊपर उठने लगती है। वो महल से बाहर निकलती है। पन्ना शहर की अंधेरी रात में आसमान के बीचों बीच। नीचे गैलिंडा नम आंखों से उसे देखती है। वो जानती है ये सिर्फ विदाई नहीं है, ये एक ऐसे रास्ते की शुरुआत है जहाँ से वे फिर कभी साथ नहीं चल पाएंगी। एल्फबा अब वो डरी हुई अकेली लड़की नहीं रही। वो एक शक्तिशाली जादूगरनी बन चुकी है, जिसे दुनिया दुष्ट कहेगी, लेकिन जो असल में आजाद है। वो अपनी झाड़ू पर सवार होकर चांदनी में उड़ती हुई गायब हो जाती है। नीचे गैलिंडा अकेली खड़ी रह जाती है, और ओज के नागरिक सच्चाई से अनजान दुष्ट चुड़ैल के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। फिल्म एल्फबा की उस प्रतिष्ठित उड़ान, उसकी हुंकार और उसके आज़ादी के ऐलान के साथ समाप्त होती है।